पीपल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का बुक चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। और ये आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 5.0 अगर कोई बच्ची स्कूल में है उसका भी काम आ जाएगा, और या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा तो वो एनसीईआरटी से ही का ही बुक है, तो कोई भी एग्ज़ाम में काम आ सकता है। तो वह एक तरह का नोट्स है। तो सबसे पहला टॉपिक था कि सत्ता की साझेदारी। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें बेल्जियम क्या है, तो एक देश है। और बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे। तो जिसमें बेल्जियम क्या है, तो यूरोप का एक छोटा सा देश है और जिसका क्षेत्रफल बेल्जियम हरियाणा राज्य से भी छोटा है। और इसके जो मतलब आबादी के तौर पर नहीं देखेंगे, मतलब उसका जो क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल के आधार पर बेल्जियम क्या है, तो हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा कहाँ है, तो वो भारत में, तो वो उससे भी छोटा है। और इसकी सीमा किससे किससे मिलती है, तो फ्रांस से मिलती है, नीदरलैंड से मिलती है, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से मिलती है। अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है टीआरई 4.0 में कि बेल्जियम की जो सीमा है किस किस देश से मिलती है, और आपको 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब बेल्जियम की आबादी क्या है, तो 1 करोड़ से अधिक होती है, अर्थात हरियाणा की आबादी से थोड़ा अधिक। और इसकी कुल आबादी कितनी है, तो 59% है, जो रहती है फ्लैमिश, एक शहर है बेल्जियम के अंदर ही, उधर ही रहती है। और बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है, तो ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की। और वहाँ पर जो लोग रहते हैं तो 80% फ्रेंच मतलब फ्रांस रहते हैं, और 20% लोग डच रहते हैं। मतलब जो फ्रेंच लोग हैं तो वो 80, ये लोग रहते हैं सब, मतलब 100% होगा तो वो ब्रुसेल्स में रहते हैं। और ये लोग अल्पसंख्यक यहाँ पर कौन है, तो फ्रेंच भाषी लोग जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं वो ज़्यादा समृद्ध हैं, पर वो अल्पसंख्यक हैं। और डच लोग उससे नाराज रहते हैं, फ्रेंच लोगों से। 1950 और 60 में फ्रेंच और डचों में टकराव बढ़ गया, और तीखा रूप कहाँ पर हम लोग को देखने मिला, तो ब्रुसेल्स में देखने को मिला था। और डच जो थे जनसंख्या में ज़्यादा थे, डच लोग किसमें थे, तो जनसंख्या में ज़्यादा थे, परंतु वह उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, वो धनी नहीं थे, वो समृद्धि में कम थे। अब हम लोग देखते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका कैसा देश है, तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, और ये तमिलनाडु का जो दक्षिणी तट है वहाँ पर स्थित है। और इसकी आबादी कितनी है, तो 2 करोड़, और ये कुल हरियाणा के बराबर ही है। और इसमें कौन कौन सी जाति पाई जाती है, इसमें सिहली की जनसंख्या 74% है। मतलब जो सिहली लोग हैं श्रीलंका में तो वो 74% सिहली हैं, और तमिलों की संख्या है 80%। पर तमिल में बस वो श्रीलंकाई तमिल नहीं है, ये हिंदुस्तानी तमिल भी हैं। और इनको क्यों लाया गया था, तो चाय के जो बागान मालिक थे उसको मतलब काम करने के लिए हिंदुस्तान से वो लेके आदमी को लेकर गए थे, तो फिर उसको हिंदुस्तानी तमिल भी कहते हैं। श्रीलंका में ले जाया गया था तो वहाँ पर उसको तमिल का ही दर्जा दिया गया, बट वो हिंदुस्तानी थे। और यहाँ पर जो श्रीलंका के मूल निवासी थे, जो तमिल थे श्रीलंका में जो रहते, तो उसकी संख्या 13% थी। और ये लोग तमिल लोग कहाँ रहते थे, तो उत्तर श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में रहते थे। और सिहली भाषी लोग जो सिहली लैंग्वेज जो बोलते थे वो लोग क्या थे, बौद्ध थे। और तमिल भाषी लोग जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे वो थे हिंदू थे और मुसलमान थे। और श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों के कितने ईसाई लोग थे, तो 7% ईसाई लोग थे। और ये बोलते थे सिहली प्लस तमिल दोनों बोलते थे जो ईसाई लोग थे। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1956 में सिहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। तो एक एमसीक्यू है कि सिहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया था श्रीलंका में, तो 1956 में। लोकतंत्र में जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत होती है। तो लोकतंत्र में शक्तियों का स्रोत किसको माना जाएगा, तो जनता को माना जाता है, क्योंकि लोगों के लिए लोगों द्वारा के शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ पर लोक का मतलब व्यक्ति होता है और तंत्र का मतलब शासन होता है।
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सत्ता का जो क्षैतिज वितरण होता है। क्षैतिज हम लोग किसको बोलेंगे, सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो जैसे कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका, जो ऐसे को हम लोग क्षैतिज बोलेंगे और ऊपर से जो नीचे आएगा उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को हम लोग क्षैतिज वितरण बोलेंगे। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। और ये सरकार के 3 स्तर हैं। और सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर शक्ति का बंटवारा करते हैं। जैसे कि विधायिका हो गया या कार्यपालिका हो गया या न्यायपालिका हो गया, तो ये तीनों मिलकर जो एक ही समूह के लोगों पर ही अपना शासन करते हैं। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है, तो कार्यपालिका करेगा। और कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं, तो राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आते हैं, वो कार्यपालिका के अंदर आएंगे। और न्यायपालिका के अंदर तो न्यायाधीश आएगा, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो न्यायपालिका के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति न्यायपालिका की नियुक्ति, मतलब न्यायपालिका में कौन आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका व विधायिका पर अंकुश लगाती है। जो न्यायपालिका है कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश लगाती है। यहाँ पर भी दिया हुआ है, जैसे कि अगर कोई राष्ट्रपति हो और या फिर कार्यपालिका में पीएम ही हो, अगर वो कुछ कार्य कर मतलब कुछ गलत कार्य कर रहा है तो इस पर अंकुश कौन लगाएगा, तो न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको ये पावर होता है कि वो उसके अंकुश लगाए। ऐसा फिर कुछ प्रावधान भी होता है, उसके तहत ये काम किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है कि जो ऐसे मतलब इस प्रकार के ऊपर से नीचे तक का जो वितरण किया जाता है हम लोग उसको ऊर्ध्वाधर वितरण बोलते हैं। जैसे कि पहले आ जाएगा केंद्र में केंद्र सरकार, इसके तहत आएंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, फिर पीएम, प्राइम मिनिस्टर, और राज्य सरकार में फिर वही राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल और प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री, और म्युनिसिपल कमीशन और ग्राम पंचायत। यहाँ पर ग्राम पंचायत को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जोड़ा गया था। और सरकारों के बीच विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे कि आप लोग ऊपर भी देखें कि राज्य स्तर पर भी हो सकता है, केंद्र सरकार के स्तर पर भी दे सकता है, ग्राम पंचायत के स्तर पर भी दे सकता है, क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इतना आपका क्लास 9 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब था, तो ये सारा कवर किया गया है।